आखिरी उम्मीद बनकर उभरे पंजशीर में हलचल तेज हो गई है। जिस पंजशीर पर तालिबान कभी घुसने तक की हिम्मत नहीं कर पाया, वहां अफगानिस्तान के सैनिकों का जमावड़ा शुरू हो गया है। ये तस्वीरें तालिबान की रातों की नींद उड़ाने वाली हैं। ये तस्वीरें मुल्ला बरादर और उसके आतंकियों की नींद उड़ाने वाली हैं। ये तस्वीरें तालिबान, चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली हैं। ये तस्वीरें पहाड़ों से घिरे उस खूबसूरत पंजशीर घाटी की हैं, जहां तालिबान के खिलाफ न केवल जंग का ऐलान हो चुका है, बल्कि नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबानी आतंकियों का समूल नाश करने के लिए जमा हो रहे हैं। एक लाइन में अनुशासित तरीके से चल रही इन गाड़ियों पर नॉर्दर्न अलायंस के झंडे हैं और लबों पर तालिबान से मुक्ति के तराने। जिस पंजशीर में तालिबान कभी कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाया, जिस पंजशीर पर राज करने का सपना तालिबानी आतंकियों का कभी साकार नहीं हो पाया, उसी पंजशीर में अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके आतंकियों को उखाड़ फेंकने का जब संकल्प लिया गया, तो नॉर्दर्न अलायंस के झंडे तले जमा हुए लड़ाकों को अफगानिस्तान की देशभक्त सेना की बड़ी जमात का साथ मिल गया। फिर तो पंजशीर की शांत घाटी में मुक्ति वाहिनी सेना का काफिला निकल पड़ा। इस काफिले में सेना के टैंक नजर आए, इस काफिले में आम जनता की भागीदारी नजर आई, इस काफिले में जोश और जुनून नजर आया। फिर तो गाड़ियां ही नहीं, सड़कों के किनारे भी नॉर्दर्न अलायंस के झंडे लहराने लगे। फिर तो नॉर्दर्न अलायंस के झंडों के साथ शेर पंजशीर अहमद शाह मसूद के भी पोस्टर नजर आने लगे। तालिबान का नामो निशान मिटाने के लिए हथियार लहराए जाने लगे। पंजशीर घाटी में जोश और जज्बे की जब ऐसी लहर उमड़ी, तो इसके लड़ाकों के जोश ने हिंदुस्तान के लोगों को महाराणा प्रताप की यादें ताजा कर दी, जिन्होंने मुगलों की गुलामी से बेहतर जंगलों में घास की रोटी खाने को मंजूर कर लिया था। जोश और जुनून की इन्हीं तस्वीरों में ये तस्वीर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। ये है वो लड़ाका जिसे किसी भी हालत में तालिबान का शासन मंजूर नहीं। ये है वो लड़ाका जिसे घास फूस फूल पत्तियां खाकर जिंदा रहना मंजूर है, मिट्टी खाकर जिंदा रहना मंजूर है, लेकिन अपनी मिट्टी का सौदा और उससे गद्दारी मंजूर नहीं। इसे साबित करने के लिए लड़ाका पत्तियां खा रहा है और जमीन पर बहता पानी पी रहा है। यही नहीं, इस लड़ाके को मिट्टी खाते भी देखा जा सकता है और इस मिट्टी के लिए कुछ भी कर गुजरने का इरादा जताते भी। इस बुलंद हौसले के सामने तालिबान की अत्याचारी आतंकी सेना कितने वक्त तक टिक पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पंजशीर के इस फौलादी इरादे को बेवजह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस जमीन और नेताओं में इतनी कुवत है कि वो तालिबान के दांत फिर से खट्टे कर सकते। अहमद शाह मसूद का इतिहास और पंजशीर की जमीन इसके गवाह हैं। अमरुल्लाह सालेह में भी इसी की झलक मिलती है। फिलहाल सालेह पंजशीर में मौजूद हैं और तालिबान विरोधी नेताओं के साथ ही नई फौज तैयार करने में जुटे हुए हैं। खबर यह भी है कि अहमद मसूद और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल रशीद दोस्तम भी सालेह की मदद के लिए पंजशीर में ही मौजूद हैं। एक तरफ पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के झंडे तले लड़ाके जमा हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान के लिए काल बनकर चार चेहरे उभर रहे हैं। अफगानिस्तान को तालिबान के कब्जे से छुड़ाने की कसम खाने वाले इन चार काल का नाम है अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, नॉर्दर्न अलायंस के नेता और पूर्व कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद, मज़ार शरीफ का बूढ़ा शेर और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम और जमीयत इस्लामी की नींव रखने वाले अता मोहम्मद नूर। बताया जा रहा है कि ये चारों पंजशीर में मौजूद हैं और अनुभवी अब्दुल रशीद दोस्तम के नेतृत्व में तालिबान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया है। तालिबानी आतंकी दोस्तम के नाम से कांपते हैं, क्योंकि 1990 और 2001 के दौरान जब अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक था, तब अब्दुल रशीद दोस्तम ने बल्ख प्रांत से तालिबान का सफाया कर दिया था। राष्ट्रपति अशरफ गनी के अफगानिस्तान छोड़कर भागने के बाद खुद को केयर टेकर राष्ट्रपति घोषित कर अमरुल्लाह सालेह जंग का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट के जरिए अफगानिस्तान के लोगों का हौसला भी बढ़ाया है। अब सालेह अपने गुरु अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के साथ मिलकर जंग की तैयारी में जुटे हुए हैं। They're going to fight for democracy as we speak today. They're going to fight for the rights of the people. They're going to fight for the rights of the women, and they're going to fight for many other values that we cherish and we love and we achieved in the past 2-3 decades. We are the first line of defense. We are defending Europe. We are defending the region, and Afghans are fighting not just for themselves but for everyone. کابل تنها یک نقطه مرکز مقاومت در پنجشیر تحت ریاست معاون رئیس جمهور افغانستان که زعامت کشور فعلا به دوش دارند در اونجا ایجاد شده و من باور دارم که
اونا به پروسه صلح اعتقاد دارن. آرزومند هستم که अहमद मसूद के एक बेहद करीबी दोस्त ने दिल्ली में मौजूद अपने दोस्त को फोन कर बताया कि तालिबान के खिलाफ हजारों लड़ाके पंजशीर में जमा हो चुके हैं। 20,000 तो जो पुलिस था, कमांडो था, आर्मी था, जो नियर बाय प्रोविंस तालिबान ने टेक ओवर किया, वो सारे लोग अपने वेपन्स, अपने गाड़ी, सब कुछ के साथ पंजशीर में आया है और वो अहमद मसूद के साथ में है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें से कम 10-15 हज़ार जो सिविलियन लोग जो था पहले फाइट कर रहा था तालिबान के साथ, वो लोग भी आया है, सारे पंजशीर में है। पंजशीर उम्मीदों का प्रांत यूं ही नहीं बन गया। पंजशीर अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से इकलौती वो जगह है जिसे कभी भी विदेशी या तालिबान जीत नहीं सके। पंजशीर 7 जिलों से बना है जहां 512 गांव है और इसकी आबादी करीब 1,73,000 है। पंजशीर को पंजशेर भी कहते हैं, जिसका मतलब है 5 शेरों की घाटी। यह 1970 और 1980 के दशक में सोवियत के सामने टिका रहा, यानी तब भी इसे जीता नहीं जा सका। और अब ये तालिबान विरोधी मोर्चे का केंद्र बन गया है, जिसकी ताकत नॉर्दर्न अलायंस है। नॉर्दर्न अलायंस यानी ऐसे सैनिकों का मोर्चा जिसे 1960 में तालिबान का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया था। इसे ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों का समर्थन था। 1996 और 2001 के बीच तालिबान को पूरे देश पर कब्जा करने से रोकने में नॉर्दर्न अलायंस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नॉर्दर्न अलायंस की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, तब भी उसने नॉर्दर्न अलायंस की मदद ली थी। तब नॉर्दर्न अलायंस की मदद से तालिबान को अफगानिस्तान से खदेड़ दिया गया था। पंजशीर घाटी 1990 के सिविल वॉर में तालिबान के कब्जे में नहीं आई। इसे एक दशक पहले सोवियत संघ भी नहीं जीत पाया था। राजधानी काबुल के नजदीक स्थित ये घाटी इतनी खतरनाक है कि 1980 से लेकर 2021 तक इस पर कभी भी तालिबान का कब्जा नहीं हो सका है। तालिबान के समर्थन में भारत के भीतर से लगातार आवाज उठ रही है। समाजवादी पार्टी के संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बेटे ने भी तालिबान को जीत की बधाई दी है। अफगानिस्तान की आबादी तालिबान के जुल्म सितम से दम तोड़ रही है, लेकिन भारत में कुछ तालिबान दम लगा के तालिबान का समर्थन करने में जुटे हैं। ये हैं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान के बेटे मौलाना मलुकुर रहमान बर्क। पिता के बाद ये भी तालिबान को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। 20 साल से तो सुपर पावर्स ये जितनी भी हैं, अमेरिका है, जापान है, बरतानिया, इनसे लड़े। इससे पहले 10 साल रूस से लड़े और बिना किसी वजह के उन्होंने ही आकर अटैक किया। और अफगानिस्तान तो मतलब तालिबान तो उनसे लड़ने गए नहीं, बल्कि इनमें आपस में देश में ही उसमें मतलब ये इक़्तिदार के ऊपर झगड़ा था। तो इसमें मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है। बर्क परिवार ने मुबारकबाद पेश की तो AIMIM पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के हालात पर चिंता करने के बजाय केंद्र सरकार को अफगानिस्तान की फिक्र है। रिपोर्ट है, आपको मालूम हमारे मुल्क में 4 करोड़ 7 लाख बच्चियां गायब हो जाती। 4 करोड़, जोर से बोलो, बच्चियां गायब हो जाती और 9 में से 1 फीमेल बच्ची 5 साल की उम्र होने से पहले मर जाती है। इनको कहाँ की फिक्र है? वहां की फिक्र है इनको। इनसे पहले शायर मुनव्वर राना भी तालिबान के हक में आवाज उठा चुके हैं। जब से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ है, भारत में कुछ मुसलमान नेता और शायर तालिबान के पक्ष में दिखाई देने लगे हैं। तालिबान के समर्थन में तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं। जाहिर है इस पर विवाद उठना लाजमी है। ऐसे में जब ओवैसी और सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बेटे का बयान सामने आया तो उस पर भी संत समाज और पक्ष विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी और संत समाज सहित कांग्रेस ने भी इन बयानों की आलोचना की है। ऐसा है, मानसिक दिवालियापन है, हाथ से पलट है। तालिबान जिनके अत्याचार की गाथा पूरा विश्व देख रहा है, उसका महामंडित करने की कोशिश ओवैसी साहब ने की है, जो उनके मानसिक दिवालियापन दिखा रहा है। तालिबान का समर्थन करने का मतलब है कि देश के गद्दार है और इन्हें देशद्रोह के ऊपर मुकदमा कायम करके
इनको जेल में डालना चाहिए। यह कार्य इस देश को मान्यता देनी है नहीं देनी है, यह कार्य भारत सरकार का है, हमारी सरकार है, वह उस विषय में बात चलती रहती है, बात करते रहते हैं। आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आप अपना काम करिए। यहाँ पे भारत के अंदर जो लोग तालिबान की हिमायत कर रहे हैं उनसे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हिंदुस्तान में आपको सेकुलर सरकार चाहिए और अफगानिस्तान में आपको तालिबान की सरकार चाहिए, ये संभव नहीं है। हैरत की बात यह है कि समाज का एक तबका ऐसा भी है जो तालिबान की हैवानियत का समर्थन कर रहा है। आतंकवादी संगठनों की जीत में जिन्हें खुशी मिल रही है, उनकी मानसिक स्थिति पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। एक पूरा मुल्क आतंक की आग में जल रहा है, महिलाएं बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है। अगर ऐसे हालात में भी कोई तालिबान का समर्थन करता है तो उसकी आलोचना होनी ही चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान जो आतंकी आफत लेकर आए हैं, उसका खौफ दिल्ली में भी दिख रहा है। अफगान दूतावास में काम करने वाले कर्मचारी अपने देश लौट नहीं सकते और अफगानिस्तान की सरकार की आर्थिक मदद के बिना भारत में रहना बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का खौफ ऐसा है जैसा कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा हो और उसका लावा लोगों की जान लेने के लिए हर पल उनकी ओर बढ़ रहा हो। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, फायरिंग और भगदड़ तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। काबुल से लेकर दिल्ली तक अफगानिस्तान से जुड़े लोगों की नींद उड़ गई है। जो तालिबान के शासन से बचकर भारत आ चुके हैं, वो अफगानिस्तान में रहने वाले अपनों को लेकर बेहाल है। इन सबके बीच सबसे बड़ी मुसीबत अफगानिस्तान के दूतावास पर टूटी है। यहाँ रहने वाले अधिकारी, कर्मचारी और स्टाफ के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये कि वो यहाँ से कहाँ जाए। वहाँ पे जो अब है वो तालिबान रिजीम है, वो एक इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप है, जैसा कि भारत उनको रिकग्नाइज करता है। एंड भारत उनके साथ कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन, कोई फॉर्मली संपर्क, कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं करना चाहता, बिकॉज वो उनको रिकग्नाइज ही नहीं करती। भारत ने अफगानिस्तान के राजनेताओं, राजनयिकों और आम नागरिकों को शरण देने का जो फैसला किया है, उससे दूतावास के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। लेकिन अफगानिस्तान सरकार से मिलने वाले फंड के बिना दूतावास के लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान की कहर की आंच भारत में भी महसूस की जा रही है। यहाँ रह रहे अफगानिस्तान के नागरिकों के अलावा दूतावास के अधिकारी और कर्मचारी भी परेशान हैं, क्योंकि अगर किसी भी देश पर मुसीबत आती है तो सबसे पहले वो देश अपने अधिकारी और कर्मचारियों को वापस बुला लेता है। लेकिन अफगानिस्तान के हालात बिल्कुल उलट है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद दूतावास के अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने सवाल है कि वो जाए तो जाए कहाँ। दरअसल वो जा नहीं सकते अफगानिस्तान, वहाँ की सरकार उनको पैसे नहीं भेजेगी। ऐसे हालात में वो कब तक यहाँ कैसे रहेंगे? भारत सरकार तालिबान को मान्यता नहीं देगी क्योंकि वो आतंकियों का संगठन है, लेकिन अब सत्ता पर तालिबानी आतंकियों का कब्जा है। ऐसे में जब तक राजनयिक संबंध एक बार फिर पहले की तरह स्थापित नहीं होते, तब तक भारत में अफगानिस्तान के दूतावास का भविष्य अधर में रहेगा। काफ़ी अभी कॉम्प्लिकेशंस है कि जो एम्बेसी, जो अफगानिस्तान एम्बेसी इंडिया में है, इसके फ्यूचर के लिए लोग जो है वहाँ पे कुछ लोग अभी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं एंड कुछ लोग ने अपने जॉब से रिज़ाइन दे दिया है क्योंकि वो तालिबान के लिए काम नहीं करना चाहते। जरा सोचिए, तालिबान का खौफ इतना है कि कई कर्मचारी और स्टाफ ने दूतावास से इस्तीफा दे दिया है। वो तालिबानी आतंकियों के शासन में भारत में रहकर भी काम नहीं करना चाहते। अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार अब नहीं है और जिन तालिबानी आतंकियों का सत्ता पर कब्जा है, उन पर किसी को यकीन नहीं। अफगानी दूतावास में काम करने वाले लोगों का कहना है कि भारत सरकार ने उन्हें और वहां के आम नागरिकों को शरण देकर बहुत बड़ी मदद की है। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों के परिवार वहां फंसे हैं, वो सुरक्षित कैसे निकल पाएंगे और यहाँ दूतावास में काम करने वाले कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा। और अब देश दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन। सौगात की एक बात किशोर अजवाणी के साथ।